हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। अब तक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर आईटीआई ट्रेड थ्योरी के चैप्टर 2 के जो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर सेकेंड जो था टूल्स एंड देयर मेंटेनेंस, औजार और औजारों का अनुरक्षण, उसमें हम लोगों ने एडजस्टेबल रिंच और पाइप रिंच के बारे में पढ़ लिया था। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा था और ये किस तरह से इसकी लंबाई होती है कि कैसे इसका यूज करना है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक। वो टॉपिक है हमारा रीमर। रीमर एक टूल है और इसे कैसे यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए और ये क्या क्या है बेसिकली। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीमर या पाइप कटर से काटे गए पाइप के टुकड़ों के सिरे काफ़ी नुकीले होते हैं, जैसे कि केबल्स के इंसुलेशंस खराब कर सकते हैं। अतः इन नुकीले सिरों को रीमर नामक औजार से घुसकर चिकना बनाया जाता है। तो मतलब क्या, रीमर का बेसिकली यूज हम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई चीज़ को, किसी भी परत को, किसी नुकीला सिरा को, ठीक है, यदि मुझे चिकना करना है, उसका शार्प करना है, उसके धारदार बनाना है, तो हम लोग रीमर का यूज करते हैं। बेसिकली इसे हेक्सा भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइप कटर। पाइप कटर बेसिकली क्या है? पाइप कटर आप देखिए, पाइप कटर का ये आपके पास डायग्राम है। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से पाइप को, जो इसके मूवेबल जॉ होते हैं, जो सेट किया आता है, इसके इस वाले पोर्शन को क्या किया आता है, एडजस्ट किया आता है। जितना पाइप का मोटाई है उसके अनुसार इसके अंदर पाइप को डाला जाता है और उसके अनुसार फिर उसका कटिंग किया जाता है। तो इससे यही है पाइप कटर जो कि आपको दिख रहा है। बेसिकली क्या है इसमें देखते हैं। इसका उपयोग पाइप को काटने के लिए किया जाता है। यह 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं। एक ब्लेड स्थिर जबड़े से कसा रहता है और 2 ब्लेड सचल जबड़े में कसे होते हैं और औजार को पाइप घुमाने के साथ गति करते हैं और काटे जाने वाले पाइप को जबड़ों में पेच से कसकर और पेच के हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हैं। फिर कसते हुए हैंडल पाइप के चारों ओर घुमाते हैं। इससे पाइप कट जाता है। मतलब क्या, ये पाइप को काटने का तरीका बता रहा है, किस तरह से पाइप को यहाँ पे फंसा जाता है, फिर इसे कसा जाता है। कसने के बाद ये हैंडल को राउंड हम घुमाते हैं तो वो क्या होता है, पाइप कटना शुरू होता है। इसके बारे में ये एक टूल्स है, सिंपल टूल्स है और इसका उपयोग भी काफ़ी होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जिमलेट। डायग्राम आप देख सकते हैं जिमलेट का। ये जिमलेट है। आप इसे क्या कर सकते हैं, ये आप समझ में आपको आ गया होगा। इसका प्रयोग लकड़ी की चौखट आदि में गहरा छेद करने के लिए किया जाता है। गहराई से कहीं छेद करना है बेसिकली लकड़ी के चौखट में या फिर खिड़कियों में, तो उस चौखट में जो छेद किया जाएगा उसके लिए हम जिमलेट का उपयोग करते हैं। तो डायग्राम आप देखिए और ये इंस्ट्रूमेंट भी आप देख रखे होंगे। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है, अगला इंस्ट्रूमेंट आप देखिए यहाँ पर, वो है रेचिट ब्रेस। क्या है रेचिट ब्रेस? देखिए, इसका उपयोग कोनों आदि में बड़े व्यास छेद करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई बड़ा आकार का व्यास है, छेद है, तो बड़े आकार के व्यास का छेद करने के लिए किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न नाप और औजार बीट लगाकर लकड़ी में भिन्न भिन्न व्यास के छेद किए जाते हैं। तो ये है आपका, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं रेचिट ब्रेस। ठीक है, ये हमारा रेचिट ब्रेस का डायग्राम है। और इसी तरह से एक ड्रिल मशीन भी हमारे पास होता है। वो ड्रिल मशीन आप लोगों ने प्रायः देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। ये हमारा ड्रिल मशीन है
जो कि यूज होता है प्राय दिनों ड्रिल करने में किसी भी दीवार या फिर चौखट में। ठीक है, तो बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए, जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपको अलग से MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट करवाऊंगा। इसीलिए बोर नहीं होना है, आपको बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और टूल्स के बारे में जानिए, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में आसान होगा यदि आप इसे समझते हैं तो। अगला है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जैसा कि हमने आपको अभी बताया, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में क्या है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 mm बीट क्षमता वाली ड्रिल मशीन उपयुक्त होती है। 8 mm, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 mm का ड्रिल मशीन होना चाहिए जो कि उपयुक्त होता है। यह तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है। ठीक है, तो देखिए आप ड्रिल मशीन, और इसका उपयोग हम बेसिकली कहाँ करते हैं, छेद करने के लिए किया जाता है, दीवारों में या सीमेंटेड, जहाँ सीमेंटेड दीवार है वहाँ पर, या चौखट में या लकड़ियों में इस तरह छेद करें। और इसे यहाँ पर देखिए, ये चक्की है, हैंडल है, इलेक्ट्रिक कोड है जहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं, और ये आपका क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो ग्राइंडर है जो कि छेद करेगा। ये पिन अलग अलग रेडियस के होते हैं, अलग अलग मोटाई के और लंबाई के होते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ता है उसके अनुसार ये जो पिन है वो यूज किया जाता है। अगला है हमारे पास, अगला जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड डाई। इसका उपयोग कंड्यूट पाइप वायरिंग में या कंड्यूट केसिंग पर चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। इसमें 2 हैंडल वाला एक स्टॉक होता है, इसके विभिन्न आकार की डाई लगाई जाती है और डाई तथा डाई गार्ड कास्ट आयरन के बने होते हैं, जबकि स्टॉक तथा हैंडल लोहे के बने होते हैं। तो डाई हार्ड बेसिकली क्या करने के लिए आता, कंड्यूट केसिंग पर चूड़ियाँ बनाने के लिए, मतलब क्या, चूड़ीदार कोई आपको आकार का मटेरियल बनाना है तो उसके लिए हम इसका उपयोग बेसिकली करते हैं। अब वाइस क्या है, वाइस ये तो आप सुना होगा, यह जॉब को मजबूती से पकड़ने वाले टूल हैं। मतलब कि कोई भी आप जॉब कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो उस मेटल को यदि हमको फिक्स करना है, क्योंकि हम कोई भी मेटल को भी कटिंग करना है, उसको आप जब तक फिक्स नहीं कीजिएगा तो उसे काटना मुश्किल होगा। तो इसलिए वाइस क्या करता है, बेसिकली वाइस में हम मेटल को फंसाते हैं और वहाँ कटिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर सभी लैब में मौजूद होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं अपने लैब में भी। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए वाइस, ये आप देखते होंगे आपके लैब में भी, इलेक्ट्रीशियन या फिटर के लैब में आपके ये वाइस लगते हैं, जहाँ की हम मेटल को इंसर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको पूरी तरह से कॉम्पैक्ट पैक कर देते हैं, उसके बाद उस मेटल का कटिंग किया जाता है, ये वाइस कहलाता है। अगला है पुली पुलर। पुली पुलर डायग्राम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायग्राम आगे है हमारा डायग्राम। पुली पुलर है क्या, पहले ये जान लेते हैं क्या है। इस टूल का प्रयोग मोटर, जनरेटर आदि में सॉफ्ट पर किसी पुली को उतारने में किया जाता है। टांगे एडजस्टेबल होती है, इन्हीं पुली के चारों ओर फंसाकर पेच को कसते हैं, इससे पुली धीरे धीरे बाहर निकलती है। इस टूल की सहायता से पुली सरलता से निकल जाती है, जिससे पुली और सॉफ्ट दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारा पुली और पुलर है, ये हमारा वाइस है, और ये हमारा स्टॉक डाई है जो मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था। तो पुली और पुलर के डायग्राम थोड़ा देख लीजिए आप, पुली और पुलर को किस तरह से यहाँ फिक्स किया जाता है इसे, और किस तरह से पुली को अलग किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से। ये पुली पुलर का हमारा डायग्राम है। अगला देखिए, अगला क्या है, बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर क्या है, अब देखिए, इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, फैन, पंप आदि की बियरिंग को सॉफ्ट
पर से उतारने के लिए, सॉफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है, जिससे वायरिंग बिना खराब हुए आसानी से सॉफ्ट से उतर जाती है और पुली पुलर के समान परंतु आकार में छोटा होता है। तो बेयरिंग पुलर देखिए एक समान ही है लेकिन आकार में छोटा होता है और बेसिकली इसका उपयोग हम लोग क्या करने में करते हैं, बेयरिंग को सॉफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है इसका, जिससे बेयरिंग बिना खराब हुए आसानी से सॉफ्ट से उतर जाती है। तो बेयरिंग को उतारने के लिए हम बेसिकली बेयरिंग पुलर का भी यूज करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैलेट। यह लकड़ी से बना हथौड़ा है, बहुत आसानी से ये एक मैलेट एक क्या है, यह आसान टॉपिक है। यह क्या है, एक लकड़ी का बना हथौड़ा था, इसका उपयोग धातुओं से बनी पतली चादरों, तारों आदि को सीधा करने में किया जाता है। आगे वायर गेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वायर गेज, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यह स्टील का बना गोल चमकी जैसा होता है, जिसकी परिधि पर विभिन्न माप के कांटे होते हैं। इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग किया जाने वाला तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने आर्मेचर सुना होगा जो मोटर या जनरेटर में यूज होता है, और उस कॉइल में कितने मोटा तार यूज करे, उसका व्यास क्या होना चाहिए, उस व्यास को नापने के लिए कितने मोटाई के तार हैं, उस मोटाई के तार को नापने के लिए ये जो आप छिद्र देख रहे हैं इससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। छिद्र जितना छोटा होगा तार का व्यास उतना कम होगा। तो ये हमारा बेसिकली वायर गेज है, जहाँ से हम किसी भी तार की मोटाई को नाप सकते हैं। अगला हमारे पास ब्लो लैंप क्या करता है, ये कैसे यूज होता है, चलिए इसे देखते हैं। ये बेसिकली ब्लो लैंप क्या है, यह केबल को जोड़ते समय जोर को गर्म करने या सोल्डर को पिघलाने में काम आता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाली एक प्रकार का स्टोव है। मतलब क्या, कोई कठोर चीज़ को सॉफ्ट करना है, गर्म करके सोल्डरिंग या पिघलाने का, यदि हमको मुझे काम करना हो, कोई पिघला हुआ मटेरियल चाहिए तो इसका उपयोग हम बेसिकली उसमें करते हैं। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन। इसका उपयोग लोहे, तांबे व पीतल के तारों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 64 या 125 वाट के इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त होती है। मतलब क्या, आपको ये जो सोल्डरिंग मशीन है ये आप देख रहे होंगे, इसका जो बेसिकली जो एज ए इलेक्ट्रीशियन जो यूज किया जाता है वो सोल्डरिंग का यूज क्यों करते हैं ये आप जानते हैं। बेसिकली क्यों करते हैं, लोहे, तांबे या फिर पीतल के तारों में टाँका लगाने के लिए। मतलब क्या, दो ज्वाइंट को जोड़ना हो या कोई पॉइंट अलग है, उस दो पॉइंट को बेसिकली कनेक्ट करना हो तो हम सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है साहुल। ये आप लोगों ने देखा होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा काम भी होता है। राजमिस्त्री जो होते हैं, जो बेसिकली घर का कंस्ट्रक्शन। 41 नंबर वो है साहुल। प्लम बॉब बेसिकली क्या है, इसकी आवश्यकता वायरिंग करते समय सही वर्टिकल लाइन खींचने के लिए होती है। इसे एक धागे द्वारा दीवार से लटकाकर वर्टिकल लाइन खींची जाती है। मतलब क्या, बेसिकली ये क्या होता है, एक तरह का वेट होता है, भार होता है, इसे धागे में लगाकर इसे वर्टिकली देखते हैं कि सही हमारा मेजरमेंट जहां हम वायरिंग कर रहे होते हैं तो वो हम ये देखते हैं वो वायरिंग सीधा है कि नहीं, वो वायरिंग समकोण पे निकालना हो तो वो हमारा जो पूरा वर्टिकल लाइन है वो सही है कि नहीं। मतलब आपने इसे देख रखा होगा कि इसमें एक साहुल में एक धागा लगाते हैं और इसे सीधा रखते हैं और ये पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में एक सरल रेखा में रहता है। तो इसका उपयोग बेसिकली हमें वायरिंग के वर्टिकल लाइन खींचने के लिए करते हैं। अब हमारा जो है वो है नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है औजारों का अनुरक्षण। मतलब मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, किस तरह से औजारों का हमें अनुरक्षण करना चाहिए, कैसे उसे रख रखाव होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए। नंबर
अब ए नंबर देखिए, उसमें जो है समान अनुरक्षण है, जनरल मेंटेनेंस कैसे करते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए वह टूल या औजार प्रयोग करना चाहिए जो उसे कार्य के लिए हो। मतलब जिस कार्य के लिए जो टूल्स हैं उसी टूल्स का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर 1। नंबर 2, हैंडल वाले औजारों को बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करना चाहिए। हैंडल ढंग से कसे हुए होने चाहिए। मतलब किसी यदि टूल्स में हैंडल लगा है, कभी कभी क्या होता है हैंडल अलग हो जाता है, निकल जाता है, तो आप उसे अच्छे से हैंडल उसमें फिट करके ही उसका उपयोग कीजिए, उसे अलग आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। ठीक है। नंबर 3, थर्ड नंबर देखिए क्या है। थर्ड नंबर है टूल किट के औजारों को टूल किट में ही रखना चाहिए। जिस भी टूल्स के किट हैं उस टूल्स को उस किट में रखना चाहिए उपयोग करने के बाद, और ताकि उसमें जंग ना लगे, उसमें किसी तरह का खराबी नहीं आए, और उसे उसी किट में ही रखना चाहिए यूज करने के बाद। नेक्स्ट है औजारों को जंग से बचाने के लिए उस पर ग्रीस या इंजन ऑयल लगाना चाहिए। इंजन ऑयल या फिर उस पर ग्रीस लगाना चाहिए ताकि किसी तरह का रस्टिंग नहीं हो, किसी तरह का जंग नहीं लगे उस पर। ठीक है। 5, नुकीले औजारों को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो नुकीले औजार होते हैं उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी खतरनाक होता है। नेक्स्ट है विशेष, बी नंबर है, एक समान अनुरक्षण था, अब है विशेष अनुरक्षण, मतलब स्पेशल मेंटेनेंस। कुछ औजारों को विशेष अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त उनका प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, पेचकस, इसे छेनी की तरह हथौड़े से चोट प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेचकस और छेनी में अंतर होता है। इसी जिस तरह से छेनी में हम लोग हथौड़ा मार के कोई चीज़ को ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं, या वहाँ से कंक्रीट निकालते हैं, उस तरह से पेचकस में हथौड़ा नहीं मारना, ये नाजुक होते हैं। पेचकस टेस्टर, पेच टेस्टर, इसका वायरिंग वोल्टेज अधिकतम 500 वोल्ट होना चाहिए। इससे अधिक वोल्टेज की टेस्टिंग के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जो फेज टेस्टर है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फेज टेस्टर में अधिकतम हम कितने वोल्टेज तक माप सकते हैं, तो 500 वोल्टेज तक ही उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोकर, इसे धातु की बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोकर में बेसिकली क्या होना चाहिए, धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कमजोर होता है। प्लायर, नेक्स्ट है, इसे हथौड़ा की तरह नहीं करना चाहिए। इसके हथौड़े की तरह इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लायर जो प्लास होता है बेसिकली उसे हम क्या करते हैं, ठोकने में भी काम लाते हैं, जो कि काफ़ी वो सही नहीं है, वो कहीं कहीं उसे खराब कर सकता है। इसीलिए प्लायर का उपयोग, जहाँ प्लायर है वहीं उसका उपयोग होना चाहिए। बहुत को आप देखिएगा जो अनट्रेंड जो इलेक्ट्रीशियन है, जो अनट्रेंड जो मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास से ही कांटे को या किसी दूसरे कील को ठोकने लगते हैं, जो कि गलत है। जो इसका जहाँ काम जहाँ है वहीं उसका उपयोग होना चाहिए। इसका इसी में सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, इसका इंसुलेशन बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है, कटर को स्टील वायर काटने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, कटर का स्टील वायर कटिंग के लिए नहीं होता, वो नॉर्मल एक तांबे और एल्युमिनियम के कटिंग के लिए ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी चूल में समय समय पर मोबिल ऑयल की 1-2 बूंद डालते रहने चाहिए। प्लायर के जो जहाँ नट्स होते हैं, जहाँ वो ज्वाइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमें कभी कताल उस पर क्या करना चाहिए, ऑयल या मोबिल डालते हैं, ताकि उसमें जंग नहीं लगे। अगला है हमारा 6 नंबर में, देखिए क्या है। 6 नंबर में है इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसे तारों को काटने के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसे इनेमिल्ड तारों का इंसुलेशन खरोंचना नहीं चाहिए। प्रयोग के बाद इसे टूल किट में ही रखना चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन चाकू है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो उसका उपयोग हमें कहाँ करना है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहीं उसका उपयोग करना चाहिए। हथौड़ा को कैसे रखना चाहिए वो भी देख लीजिए आप। इसका हैंडल अच्छी तरह से कसा होना चाहिए जब भी आप उपयोग करते हैं। ठीक है, चिकनाई नहीं
लगी होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का क्या होना चाहिए, जब प्रयोग करते हैं तो इसके हैंडल में इस तरह का ऑयल, पानी या वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऑयल यदि लगा रहेगा, यदि हम कभी इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल स्लिप करेगा और हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसे रखने में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इससे हैंडल के अंतिम सिरे में पकड़ प्रयोग करना चाहिए, मतलब हैंडल का अंतिम सिरा को पकड़ने में उसका उपयोग करना चाहिए, कहीं दूसरी जगहों से नहीं पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर पेच और रावल प्लग टूल। इसे ज़मीन पर पटकना नहीं चाहिए, इससे इसकी बीट टूटने की संभावना रहती है। इसे धातु की चादर में छेद करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब समझ गए, ये बात सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारा छेनी। इसे पेचकस के तरह प्रयोग नहीं करना है। छेनी का प्रयोग जहाँ है उसे छेनी की तरह करेंगे, जहाँ पेचकस का प्रयोग है पेचकस की तरह करेंगे। फार्मर सीजल को मिलेट के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसकी धार तेज रखनी चाहिए, छेनी की धार तेज होनी चाहिए ताकि क्या हो, इसकी जो मेटल है उस पर असर ना पड़े। कोल्ड सीजल का हैंड फेल हो गया हो तो इसे ग्राउंड पर घिसकर सही आकृति में कर लेना चाहिए, जिससे इसके टुकड़ों को चोट ना लगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट फोर्थ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे है जो विशेष मेंटेनेंस में, वो क्या है, फाइल बिना हैंडल के इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल का इसे यूज नहीं करना चाहिए। वायर बुश इसे साफ करते रहना चाहिए, इसकी चिकनाई से दूर रखना चाहिए, किसी तरह का मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। अगला है टेनन वुड और की होल सो। इन्हें धातु की वस्तुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके दांत तेज रखने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तिकोनी रेती से घिस लेनी चाहिए। हैंडल अच्छी तरह से कसा होना चाहिए। प्रयोग करते समय ब्लेड पर थोड़ा सा ग्रीस या मोबिल लगाना चाहिए। उसी तरह से हेक्सा है। हेक्सा में क्या है, ब्लेड अच्छी तरह से कसा होना चाहिए। ब्लेड की दांत आगे की ओर होनी चाहिए। हेक्सा समझ रहे हैं ना। हाँ, मोटे जॉब को काटते समय कूलेंट का प्रयोग होना चाहिए। मतलब मोटा ब्लेड यदि मोटा जॉब हो रहा है तो कूलेंट मतलब क्या, उसमें पानी का छिड़काव या पानी थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए ताकि क्या हो, उसमें हीट प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा। हैंडल ड्रिल मशीन और रेचिट ब्रेस क्या है, ड्रिल बिट चक में अच्छी तरह कसा होना चाहिए। मशीन को जॉब पर सीधा चलाना चाहिए और मशीन के गियर तथा क्रैक पिन पर ग्रीस मोबिल ऑयल समय समय पर लगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वायर स्टिपर और क्रिम्पिंग टूल। वायर स्टिपर और क्रिम्पिंग टूल, इसकी चूल में कभी कभी मोबिल जो भी छेद होते हैं, जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं उसमें मोबिल तेल ऑयल देना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास है स्निप और कैंची। इससे धातु की चादरों को नहीं काटना चाहिए। कैंची और जो स्निपर होते हैं उससे बहुत बड़े कोई मोटा जो धातु है उससे इसे नहीं काटना चाहिए। तो ये हमारा जो भी है आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसे उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इसका विशेष अनुरक्षण, स्पेशल मेंटेनेंस कैसे किया जाए। मेन लीड में प्लग लगा होना चाहिए। जो मेन लीड होते हैं ना उसमें प्लग लगाना ही चाहिए। प्रयोग के पूर्व बीट के ऊपर खींचकर या घिसकर साफ कर लेना चाहिए। आवश्यकता न होने पर सप्लाई से अलग रखना चाहिए। उचित पावर की सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये बात आपको इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में ध्यान रखना है मेंटेनेंस के लिए। ये तो पूरा हमारा मेंटेनेंस, टूल्स एंड मेंटेनेंस का चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के ट्रेड थ्योरी के। और इसी चैप्टर का मैं MCQ करवाऊंगा। आपको बहुत ध्यान से उस MCQ को देखना है और नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको नोट्स बनाने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा MCQ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किए जो भी ITI कर रहे हैं।